प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे लर्नर्स, वैसे तो मैं हर वीडियो में मुस्कुराता हूं, बट आज ज्यादा मुस्कुराने का रीजन ये है क्योंकि आज का वीडियो, आज का आइडिया, आज की स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त है। मैं कह रहा हूं जबरदस्त से भी ज्यादा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि आज हम सेंटेंस नामक मूवी को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, एक साथ देखने जा रहे हैं। देखिए अक्सर होता क्या है, एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। माना कोई मूवी है और मूवीज होती है 2-2.5 घंटे की। अब उस मूवी को कुछ हम इस तरह से देखें कि उसका कोई पार्ट यानी 10 मिनट का पार्ट किसी दिन देखें, मतलब बीच में से, फिर 5 मिनट किसी दिन देखें, 2 मिनट किसी दिन देखें, तो क्या खाक समझ में आएगा कि इस मूवी में है क्या? बट उस मूवी को अगर हम एक साथ देखें शुरू से अंत तक, तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि इस मूवी में क्या है। उसी तरह से सेंटेंस की स्क्रिप्ट को हम एक साथ देखेंगे। देखिए होता क्या है, कोई स्टूडेंट जब पैसिव वॉइस पढ़ रहा होता है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंस उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि ये पैसिव वॉइस ऐसी दिखती है। बट जब वो कंडीशनल सेंटेंस के सेंटेंस देखता है तो पैसिव वॉइस धुंधली हो जाती है। जब वो पॉजिटिव वर्ब वाले देखता है तो फिर वो पिछले दोनों धुंधले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना सारे सेंटेंस जितने भी तरह के होते हैं इंग्लिश में, सबको स्टूडेंट्स को एक साथ दिखा दो, ताकि उन्हें क्लियर हो जाएगा कि भैया पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस ऐसे दिखते हैं, कंडीशनल के ऐसे दिखते हैं। ये मानव स्वभाव है। देखिए पुरानी चीजें धुंधली हो जाती है, नई चीजें ताजा रहती है, बट सारी चीजों को एक साथ देख लेने पर सभी चीजें हमारे दिमाग में ताजा रहती है। मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट ये आपकी लाइफ को बदल देगा, इंग्लिश के प्रति आपके नजरिया बदल देगा, क्योंकि चीजें हमारे सामने एक साथ रखी हैं, तो चीजें हमें साफ साफ दिख रही हैं कि भैया ये सेंटेंस ऐसा दिखता है और ये सेंटेंस ऐसा दिखता है। तो कल रात को मैंने सोचा कि यार सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैंने आइडिया लगाया, थोड़ा रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि लगभग ये 20 तरह के होते हैं। अब ये 20 तरह के सेंटेंस जब एक साथ हमारी आंखों के सामने गुजरे तो चीजें बहुत कुछ साफ साफ हो जाती है जो कि धुंधली पड़ी है। देखिए आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मेरा ये सिद्धांत है, मेरा ये नेचर है कि अगर कोई ऐसे नहीं सीख रहा है तो ऐसे सिखा दो, ऐसे नहीं सीख रहा तो ऐसे सिखा दो, बट सिखा दो। मतलब हमें सिखाना है और मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो देखिए कौन कौन से सेंटेंस है ये। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस कैसे दिखते हैं हम आपको दिखाएंगे, पोजीशन वाले, मॉडल वाले, लेट तथा लेट्स वाले, पॉजिटिव वर्ब वाले, टेंस वाले, एक्टिव वॉइस वाले, पैसिव वॉइस वाले, डायरेक्ट स्पीच वाले, इनडायरेक्ट स्पीच वाले, असर्टिव वाले, क्वेश्चन वाले, इंपरेटिव वाले, एक्सक्लेमेटरी वाले, ऑप्टेटिव वाले, सिंपल वाले, कंपाउंड वाले, कॉम्प्लेक्स वाले, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले और कंडीशनल वाले। यानी कहीं ना कहीं जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं ना, सबको एक ही वीडियो में लपेट देंगे। बस जरूरत है आपके पेशेंस की, थोड़ा पेशेंस रखना, मतलब वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ, वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, बट आज कह रहा हूं यार, हम इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और हाँ, एक और सबसे खास बात, वीडियो शुरू करने से पहले देखिए कोई नया व्यूवर हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो आपके महेश गुरुजी अब प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। यानी हमने प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी नाम का ऐप लॉन्च किया है और उसमें एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डाला है। तो बहुत सारे व्यूवर्स को जो प्रॉब्लम थी ना कि सर आपकी हमें इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट से लास्ट तक सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, तो वहां पर आपको अवेलेबल होगी। तो जिनको भी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट एक साथ तसल्ली में पढ़ना है, वो प्ले स्टोर पर जाएं, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करें, उसमें वो कोर्स उनको अवेलेबल होगा। और जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि फीस बहुत ज्यादा नहीं है, उनका यूट्यूब पर वेलकम है। जिस तरह से आपको वीडियोस मिलती रही है उसी तरह से मिलती रहेंगी। अब देखिए इस वीडियो में क्या कमी है, मैंने इतनी मेहनत की, सही बता रहा हूं, कम से कम 2 घंटे रिसर्च किया कि यार बच्चों को ऐसे सिखाएं तो वो सीखेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इन 20 तरह के सेंटेंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉट एक्शन वाले सेंटेंस। नॉट एक्शन वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन यानी कोई काम यानी कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कोई एक्शन वर्ब नहीं पाई जाती है। इनमें मोस्ट ऑफ किसी की हालत, गुण, दोष, स्वभाव, उम्र, मौसम तथा होना, एग्जिस्टेंस बताया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूं। बस मेरी एक विशेषता बताई गई कि मैं खुश हूं, बट इसमें कोई एक्शन कोई काम नहीं है। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत होशियार है। सी सीम्स क्लेवर, वह चालाक लगती है, चालाक प्रतीत होती है, कोई एक्शन नहीं है। माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड, मेरा मित्र 20 वर्ष का है, किसी की उम्र बताई गई है। इनमें स्वभाव बताया गया था, गुण दोष बताया गया था। इट वॉज वेरी हॉट डे, यह बहुत गर्म दिन था। देखिए एक नॉट एक्शन सेंटेंस, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। बट व्हेन वी वेंट टू मुंबई, जब हम मुंबई गए थे। इस अगले क्लास में अगले सेंटेंस में कोई एक्शन है, वेंट जाना। तो देखिए ये एक नॉट एक्शन सेंटेंस है और एक एक्शन सेंटेंस है। लास्ट है मोहन विल बी एट होम, मोहन घर पर होगा, यानी होना बताया गया है, एग्जिस्टेंस बताया गया है। अब ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। इनमें मोस्ट ऑफ हम यदि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज वर का यूज कर रहे हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी शैल बी का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए लिंकिंग वर्ब्स कौन सी हैं। सबसे फेमस लिंकिंग वर्ब तो बी है और बी के फॉर्म में इज एम आर, वाज वर। इसके अलावा सीम, लुक, हैव, टेस्ट
और फील, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, यानी ये अपने साथ कोई मेन वर्ब नहीं लेती हैं, यानी ये कई बार ऐसे सेंटेंस में लग जाती है जब कोई एडजेक्टिव या नाउन लेती हैं, कोई मेन वर्ब नहीं लेती, यानी उस सेंटेंस में कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं होती है। आप कह सकते हो कि सर लुक, जैसे आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी ओर देखा था, यहां पे तो एक्शन है। बट एक सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है, यू लुक वेरी स्मार्ट, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, किसी की विशेषता बताई गई। या फिर मिल्क टेस्टेड वेरी गुड, दूध बहुत अच्छा लगा। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, अर्थात ये एक्शन वर्ब नहीं दिखाते, ये किसी की विशेषता बताते हैं या किसी का कुछ होना बताते हैं। और दूसरे तरह के सेंटेंस है पजेशन वाले सेंटेंस। पजेशन वाले सेंटेंस होना या रखना अर्थ देते हैं, अधिकार या हक दिखाने वाले सेंटेंस। सबसे खास बात यह है कि इस तरह के सेंटेंस में हम हैव को मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं और हैव के फॉर्म में हैज, हैव, हैड, यानी हैज इसका सिंगुलर फॉर्म है, यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैव प्लूरल फॉर्म है और हैड इसका पास्ट फॉर्म है। देखिए एग्जांपल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं, यानी हमें अगर कोई चीज दिखानी हो प्रेजेंट में तो हम हैज हैव का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, और पास्ट में थी तो हम हैड का यूज करेंगे। हैज और हैव दो हैं, ये आपको पता है कि हैज सिंगुलर फॉर्म और हैव प्लूरल फॉर्म है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। आई डू नॉट हैव ए कार, मैं एक कार नहीं रखता हूं या मेरे पास एक कार नहीं है। बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज होते हैं, जब आई हैव अ कार इसका नेगेटिव बनाते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, तो वो लगा देते हैं आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि हैव यहां पर एक मेन वर्ब है, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव यहां पर एक मेन वर्ब है सब्जेक्ट के साथ, मैं एक कार रखता हूं। इसका नेगेटिव बनेगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी और आई के साथ हम डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट हैव अ कार, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सी हैज अ सन, उसके एक बेटा है या वह एक बेटा रखती है। तो यहां पे सी चूंकि सिंगुलर है तो हमने हैज का यूज किया, हैव का नहीं किया। और पास्ट में द फार्मर हैड 4 सन्स, किसान के 4 बेटे थे। तो आज के बाद ध्यान रखना, यदि आप किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड को बिना किसी मेन वर्ब के यानी सिर्फ इन्हीं को देख रहे हो तो उस सेंटेंस में कोई पजेशन है, यानी कोई स्वामित्व हक वाली बात बताई गई है, और वहां पर ये तीनों ही एक मेन वर्ब का काम करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। ये हेल्पिंग वर्ब का काम तब करते हैं जब इनके साथ कोई मेन वर्ब और आए, जैसे आई हैव ड्रंक मिल्क, मैं दूध पी चुका हूं। तो देखिए हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और ड्रंक थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो गई। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बट इनमें ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, हैज मेन वर्ब है, हैड मेन वर्ब है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी हमें हमारे पास कुछ बताना हो तो हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में था तो हैड का यूज करते हैं। इन्हें बोलते हैं हम पजेशन वाले सेंटेंस। और तीसरे हैं मॉडल वाले सेंटेंस। देखिए मॉडल वाले सेंटेंस को अगर मैं सार रूप में बोलूं तो मूड को बताने वाले हेल्पिंग वर्ब मॉडल होते हैं। एक बात कभी मत भूलना कि मॉडल जितने भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ओट टू, जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। बट ये थोड़े से स्पेशल हेल्पिंग वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि ये मूड को बताते हैं, मनोवृत्ति को बताते हैं, हमारे हाव भाव को बताते हैं। चलो अंतर में स्पष्ट कर देता हूं। माना यहां पर लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और एक लिखा हुआ है ही कैन प्ले क्रिकेट। देखिए मेन वर्ब दोनों में ही, यहाँ पे प्लेइंग है, यहाँ पे प्ले है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कैन भी हेल्पिंग वर्ब है। बट कैन इस इज से बहुत भारी है, भारी काम कर रहा है। कैसे? देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इज क्या बोल रहा है? सिर्फ है, यानी हमें टाइम बता रहा है कि उसके द्वारा क्रिकेट खेलने का काम प्रेजेंट में हो रहा है मतलब प्रेजेंट। सिर्फ इज कितना काम कर रहा है? टाइम को बता रहा है कि ये वर्तमान में हो रहा है। जबकि कैन देखिए ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कैन सकता है, यानी खेल सकता है, एक एबिलिटी को दिखा रहा है, उसकी क्षमता को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम को तो बता रहा है, कैन सकता है यानी प्रेजेंट में उसके अंदर क्षमता है, बट एक क्षमता को और दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है प्लस क्षमता को दिखा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब ताकतवर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्योंकि ये मूड को बताते हैं, मनोदशा को बताते हैं, भाव को बताते हैं कि भाई किसके अंदर एबिलिटी है, रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है, क्या चीज है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं स्पीक कर सकता हूं, बोल सकता हूं, एक एबिलिटी को दिखाया इसने। तो
अब कैन क्या हो गया, एक एबिलिटी, एक क्षमता को दिखाने वाला मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, शुड चाहिए, मतलब ये किसी को सजेस्ट कर रहा है, किसी को सुझाव दे रहा है, किसी को एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो शुड क्या करता है, सलाह देने का काम करता है। यानी जिन भी सेंटेंस के अंत में चाहिए आता है ना, उनमें सलाह दी जाती है और वो सेंटेंस हम शुड से बनाते हैं। और हाँ, सबसे खास बात भूल गया था, वैसे आपको आती होगी, नॉर्मल सी बात है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोबारा बोलूं, सभी मॉडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड थर्ड आईएनजी ये नहीं आती, इस बात को नोट कर लेना। तो देखिए, यू शुड रीड, देखिए कैन के साथ स्पीक आया, शुड के साथ रीड आया, मे के साथ रेन आया, वुड के साथ टेक आया, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सलाह दी, बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम नजदीक हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या भाव दिया इसने, एक सलाह का भाव दिया। और इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मे क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है। तो मे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो संभावना को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसके अलावा हम किसी को आशीर्वाद दें, शुभकामना दें, तब भी हम मे का यूज करते हैं। इसके अलावा परमिशन के लिए मे का यूज होता है। तो ये तो जो हम मॉडल को डिटेल में पढ़ते हैं तब पता लगता है कि कौन कौन से मॉडल क्या क्या काम करते हैं। बट फिलहाल मेरा विचार आपको सिर्फ ये बताना है कि जो मॉडल्स है ना, ये मूड को बताने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं। तो मॉडल वाले सेंटेंस आए तो प्रत्येक मॉडल के पीछे क्या भाव है, यानी प्रत्येक मॉडल क्या काम करता है, मे क्या दिखाता है, वुड क्या दिखाता है, कैन क्या दिखाता है, कुड क्या दिखाता है, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ चलो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दे दूं। देखिए प्रत्येक मॉडल बहुत सारे भावों को दिखाता है, जैसे मे है, अब मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है, पर्पज को भी दिखाता है, इसके अलावा विश और ब्लेस को दिखाता है। बट इनके कुछ की भी है। की का मतलब है प्रत्येक मॉडल का एक स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसको दिखाता है। तो मे के बारे में हम कहें तो मे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी और परमिशन को दिखाता है। कैन के बारे में कहें तो देखिए कैन परमिशन भी दिखाता है और कैन एबिलिटी भी दिखाता है। बट अगर मोस्ट कहें, एक की के रूप में कहें तो कैन एबिलिटी को दिखाता है। तो इस तरह से हम मॉडल्स को दिमाग में रख सकते हैं। मॉडल मतलब मूड को बताने वाले, हमारे इमोशंस को बताने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पे संभावना को दिखाया। और वुड यू टेक सम मोर स्वीट्स, क्या आप कुछ और मिठाइयाँ लोगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है। तो वुड का यूज हम किसी से रिक्वेस्ट करने के अर्थ में करते हैं। तो वुड यू टेक सम मोर स्वीट्स, क्या आप कुछ और मिठाइयाँ लोगे। इसके अलावा खास बात और है, जो हमारे मॉडल्स हैं इनका पास्ट भी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, अगर ये होता यू मस्ट हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए शुड भी चाहिए बोलता है, मस्ट भी चाहिए बोलता है, लेकिन शुड थोड़ा सा ऐसे बोलता है, हाँ कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, मतलब एडवाइस दे दी। लेकिन अगर मस्ट बोला ना तो जरूर करना चाहिए। मस्ट में एक प्रेशर है, मस्ट में एक ऑब्लिगेशन होती है, एक बाध्यता होती है। अगर मस्ट बोला ना, यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब अवश्य पढ़ना चाहिए। और यू शुड रीड, हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब शुड तो एक वैसे ही बोल दिया कि जनरली कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। मस्ट लगाया तो जरूर करना पड़ेगा, तो मस्ट में एक ऑब्लिगेशन होता है। तो देखिए यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। लेकिन यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो मेरा सिर्फ ये बताना है कि जो हमारे मॉडल्स है ना, इनके साथ अगर हम हैव लगा दें और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये पास्ट का रूप ले लेते हैं। यानी यहाँ पे चाहिए, मदद करनी चाहिए, और यहाँ पे मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। तो इस तरह से मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा के हम मॉडल का पास्ट बना सकते हैं। और अब देखते हैं लेट तथा लेट्स वाले सेंटेंस। देखिए लेट भी एक वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म होते हैं, लेट लेट लेट, और ये दो तरह से काम में ली जाती है। लेट एक परमिशन के लिए, जब ये परमिशन के लिए काम में आता है तो ये अर्थ देता है करने देना या करने दो। और लेट्स सजेशन के लिए, यानी सुझाव देने के काम में आता है, और ये बोलता है कुछ करें। हाँ एक खास बात और देखिए, जो लेट्स है ना वो लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसको अगर हम खोले डिटेल करें तो लेटस बाहर निकलेगा। अच्छा लेट के बारे में खास बात और देखिए, लेट खुद एक वर्ब है, फिर भी अपने साथ एक मेन वर्ब को लेती है, एक बेस फॉर्म को लेती है। यानी लेट वाले सेंटेंस में आपको लेट के अलावा एक वर्ब, एक क्रिया और दिखाई देगी, और वो जो वर्ब होगी ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, इस बात को कभी मत भूलना। एग्जाम्पल देखिए, तो पहले लेट वाले देखिए लेट हिम गो नाउ, उसे अब जाने दो। क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है, लेट हिम गो, और लेट के साथ हमेशा गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दो, उसे जाने दो, मुझे टीवी देखने दो। तो देखिए करने देना, करने दो। डोंट लेट हिम एंटर द रूम, उसे कमरे में मत प्रवेश करने दो। अगर मना करने वाला है तो लेट से पहले डोंट आ जाएगा, जो मना कर देगा। जैसे डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। डोंट लेट हिम कम, उसे मत आने दो। डोंट लेट हिम लाफ, उसे मत हंसने दो। इस तरह से। अब देखिए लेट के एक यूज और है, हम किसी को करने दे। आई लेट रोहन प्ले विद मी,
मैं रोहन को मेरे साथ खेलने देता हूं। यहां पर लेट एज अ मेन वर्ब आया, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आई लेट रोहन प्ले विद मी, मैं रोहन को मेरे साथ खेलने देता हूं। देखिए लेट के बारे में मैंने क्या बताया, लेट यहां पे मेन वर्ब है, फिर भी एक वर्ब और ले रहा है, तो जो भी और वर्ब को ले रहा है ना वो एक इन्फिनिटिव है और वो एक बेयर इन्फिनिटिव है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार, वह मुझे अपनी कार को चलाने देता है। तो देखिए ही के साथ लेट्स क्यों आया, क्योंकि ही सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस और एस लगाते हैं, तो लेट में हमने एस लगाया क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार। अच्छा एक बात में कंफ्यूज मत होना कि ये लेट्स और ये लेट्स ये दोनों अलग अलग है, ये तो लेट्स इस लेटस का शॉर्ट फॉर्म है और ये लेट में एस लगा, तो क्यों लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, तो लेट में लगा लेट्स, ठीक है। ही डज नॉट लेट मी ड्राइव हिज कार, वह मुझे अपनी कार नहीं चलाने देता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, ही के साथ डज आएगा और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट ही आएगी। अब देखिए लेट्स वाले, लेट्स गो होम नाउ, आओ अब घर चलें, क्या है, सजेशन है, सुझाव है, हम बातचीत करते हैं ना, लेट्स गो होम आओ घर चलें, लेट्स ईट आओ खाएं, लेट्स प्ले आओ खेलें, तो लेट्स मतलब करें, जैसे यहाँ पे ना कुछ करें हम, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट आओ क्रिकेट खेलें, तो ये लेट और लेट्स वाले सेंटेंस आपने देख लिए। देखिए कितना मजा आ रहा है, बहुत शॉर्ट में चीजें आपको बताई जा रही है। लेट और लेट्स वाली क्लास कोई टीचर 1 घंटे में भी पूरी कर सकता था, आपको पका देता, निष्कर्ष तब भी वही निकलता जो अब निकल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंस। देखिए इससे पहले मैंने नंबर नहीं डाले थे, नंबर डालते चलेंगे, ये नंबर 5 है पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस। और जो प्रमुख पॉजिटिव वर्ब है वो है मेक, गेट और हैव। अच्छा पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस कब हमें दिखते हैं या कब काम में लिए जाते हैं या कब इनकी आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही सिंपल है, जब हम खुद कोई काम ना करके किसी और से कोई काम करवाएं तब हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक तो देखिए आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है सिंपल है, लेकिन मैं आपको पढ़वाता हूं मतलब किसी और से मैं ये काम करवाऊं तब मैं पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। जैसे वह मुझे हंसाता है, वह मुझे रुलाता है, मेरी मम्मी मुझसे कमरा साफ करवाती है, जब कोई और व्यक्ति हमसे काम करवाए तब हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई मेक माई ब्रदर डू माई होमवर्क, मैं अपने भाई से अपना होमवर्क करवाता हूं, यानी मैं नहीं करता भाई से करवाता हूं। तो देखिए मेक क्या है, यहाँ पे मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, आई मेक माई ब्रदर डू माई होमवर्क, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद पॉजिटिव वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, यदि करवाता था करवाया था तो मेड आ जाएगी, करवाऊंगा तो विल मेक आ जाएगा। ध्यान रखना प्रेजेंट में तो मेक, पास्ट में मेड और फ्यूचर में विल मेक। तो आई मेक, अब ये वर्ब आ गई, उसके बाद आप जिससे वो काम करवा रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, उसके बाद जो काम है वो। नेक्स्ट देखिए, सी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया था, तो पास्ट की बात थी तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड हो गई। वह मुझे हंसाएगी तो सी विल मेक मी लाफ। नेक्स्ट है रवि विल मेक मी क्लीन हिज रूम, रवि मुझसे अपना कमरा साफ करवाएगा, तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे क्या होता, मिक्स हो जाता, ठीक है नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, ही ऑलवेज, अब हैव का देख लीजिए, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क, वह हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, वह हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, यानी इस बात को हम हैव से भी कह सकते हैं। अब ही के साथ हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर हैज आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव माई कार वॉश्ड, अब ये नंबर 5 जो है ना ये थोड़ा खास है, यानी हम उल्लेख ना करें कि पर्टिकुलर मैंने किस व्यक्ति से ये काम करवाता हूं या करवाया था, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, आई हैव माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई है, यानी जो कार वाशर है, जो कार धोता है, उसने कार को धोया, तो आई हैव माई कार वॉश्ड। ऐसी स्थिति में ये पैसिव का फॉर्म बनता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, जब उल्लेख ना हो कि किसने काम किया तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और नेक्स्ट गेट का देखिए, माई मदर ऑलवेज गेट्स मी क्लीन माई रूम, मेरी माँ हमेशा मुझसे अपना कमरा साफ करवाती है, तो गेट यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है। अब देखिए माई मदर सिंगुलर था तो गेट्स आया, यहाँ पे आई होता तो केवल गेट आता। नेक्स्ट देखिए, ही गॉट हिज रूम क्लीन, अब वही वाली स्थिति है कि उसने अपना कमरा साफ करवाया था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी को नहीं बताया कि किससे करवाया, तब यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ कि उसने अपना कमरा साफ करवाया था। इस तरह से ये थी पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस। और नंबर 6 पे हम देखते हैं टेंस वाले सेंटेंस। देखिए ये 12 टाइप के हो सकते हैं, बहुत इजी है क्योंकि टेंस कितने हैं, 12। अच्छा, टेंस टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, अब पता है क्यों पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ते हैं। वैसे भी टेंस का बहुत हल्ला मच रहा है कि भाई टेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए हम टेंस पढ़ते हैं। बट आज आपको पता चलेगा कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं और टेंस वाले सेंटेंस कैसे होते हैं या इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। देखिए टेंस भी एक टॉपिक है जो वर्ब के होने का टाइम बताता है, यानी टेंस हमें बताता है कि वर्ब कब हुई, बस
टेंस एक टॉपिक है जैसे और टॉपिक है, तो टेंस नामक टॉपिक से हम ये सीखते हैं कि वर्ब अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉर्म में चली जाती है, यानी टाइम के अनुसार जो वर्ब है ना वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देती है, और जिस फॉर्म में वो हमें दिखाई देती है उससे हम टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे देखिए आई अ पोयम डेली, मैं रोजाना एक पोयम। अभी देखिए राइट यहाँ पे तो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो टाइम है ना उसके अनुसार ये वर्ब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में जाएगी। तो मैं रोजाना एक पोयम लिखता हूं, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मैं इसको फर्स्ट फॉर्म में बोलूंगा, यानी मुझे जब इसको प्रेजेंट में दिखाना है तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है। अब आई अ पोयम यस्टरडे, मैंने एक पोयम को कल, यस्टरडे क्या है पास्ट है, तो जब पास्ट है ना पास्ट का समय जब वर्ब बताएगी तो सेकंड फॉर्म पास्ट को बताती है, तो मैं यहाँ सेकंड फॉर्म लिखूंगा आई रोट अ पोयम यस्टरडे, यानी पास्ट को किसने बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंस में क्या चल रहा है, टाइम के अनुसार वर्ब क्रिया अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रही है। तो ध्यान रखना अगर टाइम ना हो, जैसे माना डेली नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि डेली इसमें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है आई राइट अ पोयम। तो अब हम इस बात के आदी हो गए कि जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं ना तो हम प्रेजेंट को देखते हैं। इसमें यस्टरडे हटा दो, केवल आई रोट अ पोयम। अब इस रोट को देख करके मुझे आभास हुआ कि जो पोयम है ना पास्ट में लिखी थी, तो सेकंड फॉर्म हमारे दिमाग में किस बात का प्रतीक बन गई, पास्ट का प्रतीक बन गई। तो फिर कहीं ना कहीं टेंस हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है वर्ब के होने का। अब देखिए नेक्स्ट देखिए आई अ पोयम टुमारो, कल, तो कल के लिए क्या आएगा, आई विल राइट अ पोयम टुमारो। नेक्स्ट है आई अ पोयम एट दिस टाइम, मैं इस समय एक पोयम लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। तो देखिए अलग अलग टाइम के अनुसार वर्ब जो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूपों में हमें दिखती है, इस बात को ही हम टेंस कहते हैं। टेंस में हम यही सीखते हैं। तो टेंस वाले सेंटेंस इस तरह के होते हैं। और चलिए अब देखते हैं नंबर 7 एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस और नंबर 8 पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस, दोनों को एक साथ देख लेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस क्या होते हैं, कोई खास नहीं, बस हमारा नजरिया है जो चीजों को ऐसा बना देता है कि अब इस सेंटेंस को, चूंकि एक्टिव वॉइस के नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस बोलेंगे, वरना मैं इसे और तरह से भी बता सकता हूं। जैसे देखिए सबसे पहले अमन प्लेज क्रिकेट, अमन क्रिकेट खेलता है, एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच गिव्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो एक पूरी जानकारी दे, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, सब्जेक्ट है वर्ब है, एक कंप्लीट सेंस है, एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस में कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। जब हम आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे तो हमारा नजरिया हो जाता है सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस की तरह देखने का। अब मतलब हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ये आ रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां है ये एक्टिव वॉइस के नीचे। अब देखने का नजरिया क्या हो गया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा एक्टिव वॉइस क्या होता है, चलो इस मुद्दे पे आए। तो देखिए जब सेंटेंस में काम की बजाय सब्जेक्ट यानी करने वाले पर फोकस किया जाए, यानी हम बताएं कि फला सिंह यानी कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है या उसने क्या किया था या क्या करेगा, पैसिव वॉइस होती है। बहुत सिंपल सी बात है, यानी जब हम सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करें, कर्ता से शुरू करें, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। जैसे अमन प्लेज क्रिकेट, अमन क्रिकेट खेलता है, तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं, अमन पे, कि अमन क्या कर रहा है, अमन क्या करता है, अमन क्रिकेट खेलता है। और माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो मेरा फोकस किस पे, माई फादर पे। तो हम जब सब्जेक्ट पे फोकस करें कि कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तब एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है। एक्टिव वॉइस मतलब जब हम सब्जेक्ट पे फोकस करें। नेक्स्ट है दे आर मेकिंग अ न्यू रोड, वे एक नई सड़क बना रहे हैं। तो देखो हालांकि सड़क बन रही है, बट हम शुरू किससे कर रहे हैं, दे से, यानी वे क्या कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो वे हमारा फोकस है वे, दे पे। अच्छा पैसिव वॉइस में जस्ट उल्टा हो जाता है, जब कर्ता की बजाय काम यानी ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। देखिए एक्टिव वॉइस में तो हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी काम पे यानी कर्म पे फोकस करते हैं कि काम क्या हो रहा है। जैसे देखिए इन तीनों को मैंने पैसिव में बदल दिया। पहला है क्रिकेट इज प्लेड बाय अमन। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस था, यहाँ पैसिव वॉइस है। क्रिकेट अमन के द्वारा खेला जाता है। अब मैं यहाँ पे किसको वरीयता दे रहा हूँ, मैं किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्रिकेट को, कि क्रिकेट है ना अमन के द्वारा खेला जाता है, यानी क्रिकेट को सब खेलते हैं बट अमन भी खेलता है। तो क्रिकेट को मैं अगर अपनी जबान पे पहले ला रहा हूं तो मैं पैसिव वॉइस से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हूं। पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें, ऑब्जेक्ट पे फोकस बनाए कि भैया हो क्या रहा है, यानी बात किसकी चल रही है, किस काम की बात हो रही है, तब पैसिव वॉइस होता है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय माय फादर, न्यूज़पेपर मेरे पिता के द्वारा पढ़ा जा रहा है। ये न्यूज़पेपर खास चीज है, उसको मेरा पिता पढ़ रहा है। तो न्यूज़पेपर से अगर सेंटेंस शुरू हुआ तो ऑब्जेक्ट से हुआ, अगर ऑब्जेक्ट से हुआ तो पैसिव वॉइस हुआ। और सबसे अच्छी पैसिव वॉइस है तीसरी, अ न्यू रोड इज बीइंग मेड, एक नई सड़क बनाई जा रही है। अब यहाँ पे मेरा फोकस क्या है,
ये बताना कि काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक नई सड़क बनाई जा रही है। तो जब मैं नई सड़क से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं पैसिव वॉइस में जा रहा हूं। अब देखिए, अब यहां पे अगर मैं इस चर्चा को बहुत डिटेल कर दूं ना तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैंने पैसिव पर ऑलरेडी कई वीडियोस डाली हुई हैं जिन्हें बताया कि असली पैसिव वॉइस क्या है, नकली पैसिव वॉइस क्या है। मतलब उन वीडियोस में मैंने ये बताया कि वास्तव में हमें किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कब कहना चाहिए, यानी पैसिव वॉइस कब। जैसे एक वीडियो है, उसका थंबनेल है पैसिव वॉइस का पूरा सच, उसमें मैंने ये बात क्लियर की है कि वास्तव में पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस की बनाई जानी चाहिए या किस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोला जाना चाहिए। चलो थोड़ा सा बताऊं। देखिए, ये जो दो सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में। अगर मैं तुलनात्मक बात करूं तो ये दोनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस के लिए बने हैं। यानी इस तरह के सेंटेंस को जब हम बताएं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी कोई खास व्यक्ति क्या काम कर रहा है। जैसे अमन क्रिकेट खेलता है, तो अमन कोई तोप नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अमन एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में ही कहना चाहिए। बट जब ऐसी बात चले, जैसे सड़क की बात चल रही है, अ न्यू रोड इज बीइंग मेड, एक नई सड़क बनाई जा रही है, जब काम पे फोकस हो और वो काम ऐसा हो जो सबके हित का हो, या फिर ऐसा काम हो जिसमें सबको पता हो कि करने वाला कौन है। जैसे चोर को पकड़ लिया गया था, बाई पुलिस नहीं लिखेंगे, पुलिस के द्वारा नहीं लिखेंगे, थीफ वाज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी जब हम काम पे फोकस करें, ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, तब पैसिव वॉइस होती है। अब किस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए पैसिव वॉइस का पूरा सच, या एक वीडियो ऐसा है नकली पैसिव वॉइस, असली पैसिव वॉइस। फिलहाल हमने ये देखा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस भी होते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और रह गई थी। देखिए, पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है तो हम उसका मेंशन कर देते हैं बाय लगा के कि ये काम किसके द्वारा किया गया या किया जाता है। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत प्रबल हो और हमें ये बताने की जरूरत ना हो कि करने वाला कौन है, तब हम बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जैसे अ न्यू रोड इज बीइंग मेड, एक नई सड़क बनाई जा रही है। अब इसे कोई भी बनाए, हमें मतलब नहीं, हमें तो खुशी है कि एक नई सड़क बन रही है, तो उसमें बाई देम नहीं लिखेंगे। और चलिए अब देखते हैं नंबर 9 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 10 इनडायरेक्ट स्पीच। हालांकि जाने पहचाने से टॉपिक है, आप इनको जानते हो, बट मैं मेरे लहजे में, मेरी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब मुझे नहीं पता कि अब तक कितने व्यूवर्स यहां रुके हुए होंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि बस थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद कर देते हैं। बट ध्यान रखना, अगर हमें सीखना है ना तो किसी भी वीडियो को हमें अंत तक देखना चाहिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूवर्स इस वीडियो में अंत तक रुके रहें, वो लास्ट में कमेंट में लिखना कि सर हमने लास्ट तक देखी या पूरा देखा। उनके कमेंट को मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसे कौन कौन से व्यूवर्स हैं जो वास्तव में इंटरेस्ट के साथ इंग्लिश को पढ़ते हैं, सीखते हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा यह है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता क्या पड़ी। तो हर सेंटेंस तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि राम क्रिकेट खेलता है, सीता खाना पकाती है। कई बार आपस में बातचीत भी होती है, यानी हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बातचीत करते हैं। तो जो बातचीत होती है ना, तो जैसे दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है, अब उस बातचीत को वो जो व्यक्ति कर रहे हैं, या तो वही किसी दूसरे को बताए, या कोई थर्ड पर्सन उनकी बातों को सुन रहा हो, वो किसी तीसरे को बताए। तो जब वो बताता है ना, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जैसी बात हुई वैसी की वैसी बता दी, या फिर अपने शब्दों में बता दी। तो जैसी की जैसी बता दी, जैसी हुई तो डायरेक्ट स्पीच, अपने शब्दों में बताई इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज ज्यादातर स्टोरी वगैरह में होता है, क्योंकि स्टोरीज में बहुत सारे कैरेक्टर पात्र होते हैं, तो पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है, जब हम कोई भी नरेशन पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो सेंटेंस 2 तरह से हमारे सामने आते हैं बातचीतों के, या तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है। जैसे द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, राजा ने मंत्री से कहा, तो जो कहा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा डायरेक्ट स्पीच। या फिर कई बार नरेटर उस सेंटेंस को हमारे सामने इनडायरेक्ट स्पीच में राजा ने मंत्री को बताया कि, यानी बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख देता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में राहुल सेड टू मी, मतलब राहुल और मेरे बारे में कोई बातचीत हुई, तो राहुल सेड टू मी एक सेंटेंस तो बाहर आएगा, फिर जो बातचीत हुई वो बातचीत इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक कॉमा यहां लगेगा और जो बात होगी वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगी। तो राहुल सेड टू मी आई वांट टू मीट यू टुडे, ये हुआ एक डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू अमन, उसने अमन से कहा। ठीक है, इनके बीच में बातचीत हो रही है, तो जो कहा वो क्या कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो जो कहा जाएगा वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आता है, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आते हैं या लिखने पढ़ने सुनने में आते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि इस बात को अपने शब्दों में अपने तरीके से बोल देना, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे इस बात को मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगा, जैसे राहुल ने मुझसे कहा आई वांट टू मीट यू टुडे, मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूं, ये तो हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में होगा, राहुल ने मुझको बताया था कि
वह उस दिन मुझसे मिलना चाहता था। तो निश्चित ही अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। इस तरह से बोलने पर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। पहला तो यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सेड टू, ये टोल्ड में बदल जाता है। दूसरी बात, जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं ना, क्योंकि बात तो हम एक साथ अपने लहजे में करने जा रहे हैं ना, तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, एक कनेक्टिव आएगा, यानी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द, उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। उसके बाद में जब बात को हम अपने लहजे में कहते हैं ना, तो प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए, राहुल ने मुझसे कहा मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूं, तो ये राहुल अपने आप को बोल रहा है मैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, राहुल ने मुझको बताया था कि वह, तो ही शब्द किसके लिए आया, इस राहुल के लिए, तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में क्या बोल दिया, वह। ये हो गया प्रोनाउन चेंज होना। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आ रहा है वांट, चाहता हूं। अब ये बात पहले की थी तो उस समय उसने क्या बोला, चाहता हूं, लेकिन अब जब मैं इस बात को यहाँ आपको बता रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, चाहता था, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाता है, बदल ही जाता है भाई। जब भी कोई बात चल रही थी उस समय प्रेजेंट टेंस था, बट अब जब बात बताई जा रही है तो वो जो टाइम प्रेजेंट है ना, अब वो पास्ट का हो गया, इसलिए प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो क्या हो गया, वांटेड, टेंस चेंज हो गया। देखिए ये तो प्रोनाउन चेंज हो गया, ये टेंस चेंज हो गया। तो मीट यू मी, अब देखिए उसने कहा तुमसे, लेकिन अब तुम कौन है, वो मेरे बारे में कह रहा था, मुझसे, तो यू मी में चेंज हो गया प्रोनाउन। और उसने कहा आज, उस समय क्या था, आज, तो आज ही बोलेगा, अब क्या बोलूंगा, उस दिन, यानी दैट, टुडे किस में बदल गया, दैट डे में। तो इस तरह से ये बदल जाते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट देखिए, सी सेड टू अमन, उसने अमन से कहा प्लीज हेल्प मी, डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। इस बात को अपने लहजे में मैं कैसे कहूंगा, सी रिक्वेस्टेड अमन, उसने अमन से रिक्वेस्ट किया था टू हेल्प हर, उसकी मदद करने का। हर कौन, वो, सी, तो उसने कहा कि मेरी मदद करो, मैं क्या कहूंगा, उसकी मदद, यानी कि मैंने ये बात सुनी तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा। तो ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आपको पता ही है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, सीखना पड़ता है। प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, टेंस कैसे चेंज होते हैं, टाइम स्पेस वर्ड कैसे चेंज होते हैं, फिर किस किस तरह के सेंटेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं। सिंपल वाले जब चेंज होंगे तो कनेक्टिव क्या आएगा, इंट्रोगेटिव चेंज होंगे तो कनेक्टिव क्या आएगा, बहुत सारी बारीकियां हैं। तो नरेशन जो टॉपिक है वो हमें सीखना चाहिए। नरेशन पर मैंने 2 वीडियो बनाई है हाल में, पहले बनाई थी, बट हाल में जो वीडियो बनाई है उसमें एक ही वीडियो मैंने 5 तरह के सेंटेंस को पढ़ाया है। वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको फुल नॉलेज हो जाएगी। और अब देखते हैं ये 5 प्रकार के सेंटेंस एक साथ। देखिए, सेंटेंस अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के आधार पर इस तरह से ये 5 प्रकार से भी हो सकते हैं। नंबर 11 पे है असर्टिव सेंटेंस, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इनको ब्रीफ में, शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट या फिर एक ओपिनियन, कोई कथन या फिर कोई राय हो सकती है। जो भी सिंपल सेंटेंस है जिनमें हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं, कोई जानकारी देते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसने ये किया था, वो सारे के सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस सिंपल रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था ना, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, उनमें हमने ओपिनियन, एक राय बताई थी कि वह अमीर है, वह गरीब है, होशियार है, दुखी है, सुखी है, वो सब ओपिनियन में आते थे। तो जितने भी हमारे सिंपल सेंटेंस हैं जो एक्शन वाले हो, नॉन एक्शन वाले हो, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो देखिए, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूँ। और सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है, एक ओपिनियन है। अच्छा, सी इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, एक खास बात। जो असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। अपन कहते हैं ना कि ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोई अलग से प्रकार नहीं होता। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक हो सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय लेता हूं, ये नेगेटिव हो सकता था। आई डू नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय नहीं लेता हूं, तो भी ये असर्टिव सेंटेंस होता। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, इंट्रोगेटिव होते हैं। और ये फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जिनमें हम सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर की उम्मीद करें। जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अब जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। तो जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं और उनके उत्तर की अपेक्षा यस या नो में की जाती है। ऐसे सेंटेंस अंग्रेजी में किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किस हेल्पिंग वर्ब से? उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से जिस टेंस का वो सेंटेंस है। ठीक है, जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? यस और नो। When did you buy this car? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो ऐसे जो वर्ड है ये WH वर्ड कहलाते हैं। इनकी इंग्लिश सबसे पहले आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा, एक खास बात ध्यान रखना, जिसका नाम हो गया प्रश्न अंग्रेजी में, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, चाहे वो WH वर्ड वाला हो, चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो। नेक्स्ट है
इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो कोई आदेश दिया जाता है, इनको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, या तो कोई आदेश दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई काम करने से मना किया जाए। तो इनमें या तो आदेश होगा कमांड, या फिर रिक्वेस्ट होगी, या फिर फॉरबिड मना करना होगा। जैसे देखिए शट द विंडोज, खिड़कियां बंद कर दो। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में खास बात, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग बनता है। इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं यदि कमांड आदेश हो तो, यदि रिक्वेस्ट हो तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना उससे पहले प्लीज अथवा काइंड लिया जाएगा, और यदि मना करना हो, फॉरबिड हो यानी मना करने का आदेश हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट आ जाता है। बट इनका जो बेस है ना वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए शट द विंडोज, खिड़कियां बंद कर दो, इसमें कमांड यानी आदेश है, और प्लीज टेक सीट, कृपया सीट लो। देखिए प्लीज के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कृपया सीट लो, तो इसमें एक रिक्वेस्ट है। और डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, इसमें मना करना है, मना करने का आदेश है। तो देखिए वॉच देखना, इससे पहले डोंट आ गया, तो ये हो गया अपना फॉरबिड, मना करना। ठीक है, अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई सडन इमोशन बताया जाए, यानी अत्यधिक खुशी बताई जाए, दुख बताया जाए, आश्चर्य बताया जाए, क्रोध गुस्सा बताया जाए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर आता है। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव विन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, इसमें एक सडन खुशी हुई है, तो वी हैव विन द मैच। देखिए इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। अच्छा, इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड भी आ सकता था, यानी ऐसे वर्ड जो खुशी या दुख को बताए। जैसे इसमें आता हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा यानी खुशी को बताने वाले वर्ड, हमने मैच जीत लिया है। अब वो वर्ड नहीं है फिर भी इसमें खुशी है, खुशी से बताया जा रहा है। देखिए खुशी का पता कैसे लगा, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। यानी आपको किसी बात में खुशी हुई तो आप उसे बोलने में तो दिख जाएगी, ओ आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूं, बट इस बात को लिखोगे ना तो आई हैव पास्ड, आप इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क से तो बताओगे ना कि मैं पास हो गया हूं, तभी तो सामने वाले पढ़ने वाले को पता लगेगा कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, इसका मतलब पास हुआ है, खुशी हुई है। आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूं, जनरली लिख दिया, तो एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। बट आई हैव पास्ड और एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका मतलब इसमें खुशी हुई है, इमोशन को बताया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अलास, अलास सी हैज लॉस्ट हिज पर्स, ओ उसका पर्स खो गया है, इसमें दुख है, इसलिए इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। और नेक्स्ट है व्हाट अ शॉर्ट मैन ही इज, कितना छोटा आदमी है, कितना ठिगना आदमी है, तो शॉर्ट मैन मतलब छोटे कद का है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिनमें आश्चर्य हो ना वो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ये तो सब में ही आता है। अब है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी के लिए कोई विश करें, कोई कामना करें, कोई शुभ या अशुभ इच्छा करें, ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, इनके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। इच्छा या कामना दो तरह की होती है, शुभ इच्छा या अशुभ इच्छा, दोनों ही प्रकार में सेंटेंस में से ही शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क अंत में आएगा। ध्यान रखना इनके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो इसमें एक विश की है, अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। और मे यू गो टू हेल, तुम बाहर में जाओ, नरक में जाओ, में से शुरू है और इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। ये शुभ इच्छा है और ये अशुभ इच्छा है। तो ये थे हमारे 5 तरह के सेंटेंस जो नेचर के आधार पर बताए जाते हैं, स्वभाव के आधार पर। स्टेटमेंट है, प्रश्न है, कमांड है, खुशी है, गुस्सा है, या फिर कोई शुभ या अशुभ इच्छा है। चलिए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी एक ही टॉपिक का भाग है, तो चारों को एक साथ बता देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिनकी भी इंग्लिश ग्रामर में गहरी रुचि है, यानी कहने का मतलब है किसी भी पर्पज से वो एक बार अपने इंग्लिश के बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की गहराई में जाकर उसे समझना चाहते हैं, तो ऐसे व्यूवर्स के लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए मैंने प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी ऐप लॉन्च किया है। उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डेवलप किया है जो 90 डेज का कोर्स होगा। उसमें इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को बारीकी से बताया गया है। यानी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लियर करना है, कवर करना है, तो वो कोर्स आपके लिए है। आप उस पर विजिट करें, जाएं, उसको देखें। और चलिए आप समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस तो आप काफी देर से देखते आ रहे हो। जो फर्स्ट में हमने आपको बताए थे वो भी सिंपल सेंटेंस थे, नॉन एक्शन वाले। इसके अलावा जो एक्टिव वॉइस में आया था वो भी सिंपल सेंटेंस था, टेंस वाले वो भी सिंपल सेंटेंस थे। यानी इस दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें ओनली वन सिंगल आइडिया होता है। और लेकिन कुछ शर्त जरूरी है। शर्त यह है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो उसे हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, यानी एक स्वतंत्र वाक्य कहते हैं जो अपना एक कंप्लीट सेंस देता है, एक पूरा अर्थ देता है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज,
एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र क्लास होता है, एक स्वतंत्र वाक्य होता है, अपना कंप्लीट सेंस देता है। उसमें एक सब्जेक्ट पाया जाता है, एक प्रेडिकेट पाया जाता है। प्रेडिकेट मतलब वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, लेकिन प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब जरूर होनी चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में आई सॉ अ थीफ इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक चोर देखा, एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब है, एक कंप्लीट सेंस है। आई सॉ अ थीफ इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक चोर देखा था, एक पूरी जानकारी, पूरी सूचना हमें मिल रही है, तो एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस बहुत ही ईजी होते हैं, यानी ऐसी बातें जिनमें सिर्फ एक ही बात बताई जाए, एक काम बताया जाए, एक विचार, एक आइडिया हो, सारे के सारे सिंपल सेंटेंस है। सरल शब्दों में बताए तो एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, बात खत्म हो जाएगी। अब आते हैं कुछ बड़े सेंटेंस की तरफ, जैसे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। ये क्या होता है? देखिए जब बात थोड़ी बड़ी सी हो, यानी बात को थोड़ा बड़ा बताया जाए। अब बड़ा क्या होगा? देखिए जब भी आप ऐसे दो आइडियाज, ऐसी दो बातें बताएं जो आपस में जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो, तो हम कंपाउंड सेंटेंस का यूज करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन, इसकी पहचान क्या है? एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेज, इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लास पाए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लास ये भी था। अब देखिए क्लास क्या होता है? क्लास एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट पाया जाए, एक प्रेडिकेट पाया जाए, एक क्लास होता है। अब जो क्लास है ना, वो एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो सकता है, और डिपेंडेंट यानी निर्भर हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट है उसे हम मेन क्लास भी कहते हैं, जो डिपेंडेंट है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो देखिए जिसमें 2 कंप्लीट सेंस देने वाले यानी 2 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वाक्य हो, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे आई वर्कड हार्ड, मैंने कठोर परिश्रम किया, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, पूरा अर्थ दे रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है। बट ही कुड नॉट पास द टेस्ट, लेकिन वह टेस्ट को पास नहीं कर सका। देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूं मैंने कठोर परिश्रम किया था लेकिन वह पास नहीं हो सका, मतलब थोड़ा जल्दी में दिमाग से स्लिप हो गया सब्जेक्ट, इसको ठीक करते हैं। आई वर्कड हार्ड बट आई कुड नॉट पास द टेस्ट, मैंने कठोर परिश्रम किया था लेकिन मैं टेस्ट को पास नहीं कर सका। तो एक आइडिया ये है, एक आइडिया ये है, दोनों ही स्वतंत्र हैं। ये भी पूरा सेंस दे रहा है कि मैंने कठोर परिश्रम किया था, मैं पास नहीं हो सका था, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब इन दोनों को हमने एक कर दिया तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एक बात का ध्यान रखना, 2 इंडिपेंडेंट क्लास को जब हम एक करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 2-3 स्थितियां आती है। हम किसी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, और जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और वो बहुत फेमस है, वो है फैन बॉयज। अब फैन बॉयज में F फॉर के लिए आया है, A एंड के लिए आया है, N नॉर के लिए आया है, B बट के लिए, O और के लिए, Y यट के लिए, S सो के लिए। तो यानी ये फेमस कंजंक्शन है, इनको फैन बॉयज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है बट, बट इन फैन बॉयज में से B के लिए बट है। तो आई वर्कड हार्ड बट आई कुड नॉट पास द टेस्ट, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए आइदर यू कम ऑन टाइम, अरे इसमें यू नहीं आएगा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आइदर कम ऑन टाइम। देखिए या तो समय पर आओ, और अथवा डोंट कम एट ऑल, बिल्कुल भी मत आओ। तो देखिए एक तो कम ऑन टाइम समय पर आओ, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और डोंट कम एट ऑल बिल्कुल मत आओ, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, कंपाउंड सेंटेंस बना। अब यहाँ पे जो कंजक्शन आए आइदर और, अब आइदर और जो कंजक्शन है ना, ये करलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, अर्थात ऐसे कंजक्शंस जो पेयर में हो, जोड़े में हो, यानी डबल हो। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बीच में कुछ आए, तो इनको करलेटिव कंजक्शंस कहते हैं या पेयर्ड कंजक्शन भी कहते हैं। इनका यूज भी 2 इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, सेमीकोलन, देखिए फुल स्टॉप और ये कॉमा, सेमीकोलन कहलाता है। आई लाइक क्रिकेट, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, मेरा भाई फुटबॉल, देखिए मैं क्रिकेट पसंद करता हूं, मेरा भाई फुटबॉल पसंद करता है। अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इन दोनों को कनेक्ट किया किससे? एक सेमीकोलन से। तो ध्यान रखना, हम 2 इंडिपेंडेंट क्लास को बिना किसी कंजक्शन का यूज किए किसी सेमीकोलन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जब आप किसी कंजक्शन का यूज करोगे ना, देखिए मैंने भी नहीं लगाया, मैं भूल गया, आई वर्कड हार्ड कॉमा, उसके बाद आप कंजक्शन लगाओगे, आई वर्कड हार्ड कॉमा बट आई कुड नॉट पास द टेस्ट। एक कंपाउंड सेंटेंस में ये खास बात है, यानी जब आप कंजक्शन लगाओगे तो उससे पहले आपको एक कॉमा भी लगाना पड़ेगा। आइदर कम ऑन टाइम, और यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, और डोंट कम एट ऑल। लेकिन यदि आप सेमीकोलन से 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो फिर आपको किसी भी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं, फिर भी जुड़ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कैसा भी सेंटेंस उठाया और सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन उन्हीं सेंटेंस के बीच में लगता है जो समान प्रकृति की हो, मतलब एक जैसी बात चल रही हो। जैसे आई लाइक क्रिकेट,
माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरा भाई फुटबॉल पसंद करता है। ये बात ऐसी होती, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरा भाई मुंबई जा रहा है, तो ये आसमान बात हो गई। अब ऐसे दो विचारों को हम कंपाउंड सेंटेंस में नहीं बदल सकते, यानी ऐसे क्लॉजेस को ही कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है जिनका स्वभाव, प्रकृति, नेचर एक जैसे हो या फिर विपरीत हो, मतलब मिली जुली सी बात हो, कनेक्टेड सी बात हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी एक तो इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र वाक्य होगा, और एक अथवा एक से अधिक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, यानी ऐसे क्लॉज होंगे जो अपना आधा अधूरा अर्थ देते हैं। देखिए क्लॉज दो होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपना कंप्लीट सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज आधा अधूरा सेंस देता है। यानी वो एक क्लॉज तो होता है, क्लॉज की क्या पहचान है, सब्जेक्ट तो पाया जाएगा, वर्ब भी पाया जाएगा, बट सेंस पूरा नहीं होगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, उसमें कंप्लीट सेंस होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब तो दोनों में पाए जाते हैं, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सेंस पूरा होता है और डिपेंडेंट क्लॉज में सेंस पूरा नहीं होता। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके रिक्वायर्ड क्या है, उसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक अथवा एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन आई सॉ मोहन, जब मैंने मोहन को देखा, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? जब मैंने मोहन को देखा एक आधा अधूरा सेंस है, मतलब पूरा अर्थ नहीं आ रहा। जब मैंने मोहन को देखा तो कुछ और रिक्वायर है, कुछ और चाहिए, तभी जाके पूरा होगा, और वो है ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक तस्वीर बना रहा था। अब देखिए ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, पूरा सेंस आ रहा है, एक मेन क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब मैंने मोहन को देखा, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अधूरा है, दोनों जुड़े, क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो हाँ, एक खास बात और, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें, इनमें से जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगा। जैसे कि व्हेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है आई फेल्ड, मैं फेल हो गया, बिकॉज आई डिड नॉट रीड, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था। आई फेल्ड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है, और बिकॉज आई डिड नॉट रीड, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आधा अधूरा सेंस दे रहा है, यानी सब्जेक्ट तो है, वर्ब तो है, पर सेंस कंप्लीट नहीं है। और दूसरी बात, जो बिकॉज है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से एक डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानना बहुत आसान होता है, जो किसी कंजक्शन से शुरू हो, वही एक डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए बिकॉज से शुरू हो रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन से शुरू हो रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यानी इनमें चौथा और लास्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी है, एक बड़ा सा सेंटेंस होगा जिसमें 2-3 आइडियाज होंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, स्वतंत्र वाक्य हो, कंप्लीट सेंस देने वाले क्लॉज हो, एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और एक अथवा एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एग्जांपल देखिए, आई फॉरगॉट माय फ्रेंड टू इनवाइट, मैं अपने मित्र को आमंत्रित करना भूल गया था, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो आई फेल्ट सॉरी, इसलिए मुझे दुख महसूस हुआ। अब देखिए सो से शुरू हो रहा है, सो कौन सा कंजक्शन है, फैन बॉयज में आ रहा है, यानी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हम करते हैं, तो ये भी एक कंप्लीट सेंस देने वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन आई रिमेंबर, जब मुझे याद आया, ये व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो देखिए एक मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब पूरे का सेंस क्या रहा है, आई फॉरगॉट माई फ्रेंड टू इन्वाइट, मैं अपने मित्र को आमंत्रित करना भूल गया था, सो आई फेल्ट सॉरी, इसलिए मुझे दुख महसूस हुआ, व्हेन आई रिमेंबर्ड, जब मुझे ये बात याद आई। तो इस तरह से ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने देखा। तो सेंटेंस इस तरह के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आके इंग्लिश बहुत बारीक हो जाती है, ध्यान रखना, बट इतनी भी बारीक नहीं है, थोड़ा सा इन चीज़ों को बार बार देखेंगे ना, तो ये भी जानी पहचानी हो जाएंगी। लास्ट में नंबर 20 पे हम आ पहुंचे। देखिए नंबर 20 है ना, 1 से शुरू किया था ना, तो ध्यान रखना, जो काम शुरू हो गया ना वो समाप्त भी होगा, इसलिए हमें कभी भी काम करने से नहीं घबराना चाहिए, या शुरू में ये नहीं सोच लेना चाहिए यार बहुत लंबा काम है, आपके सामने ही काम पूरा हुआ ना, काम पूरे होते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा जज्बा हो, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत हो। देखिए नंबर 20 पे कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं जो कि पहचानना बहुत ही आसान है, बनाना बहुत ही सरल है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम शर्त में बोलते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसे शर्त वाले वाक्य होते हैं। अब देखिए ये जितने भी टॉपिक्स आपने देखे थे ना, ये सभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में काम में आते हैं। हम ऐसा बोलते हैं तभी तो कोई टॉपिक बना है, ऐसी कोई साजिश नहीं थी कि आपको फंसाया जा रहा है कि भाई ये पैसे वैसे बना दी, ये नरेशन बना दिया, ये मॉडल बना दिया, आप इनमें उलझ के मर जाओ। ये सब हमारी रोजमर्रा की लाइफ में है। यदि आप सुबह से शाम तक सेंटेंस को नोट करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको उन सेंटेंस में मिल जाएंगी। अब ये है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए शर्त वाले वाक्य, इनमें क्या होगा,
आपको दो क्लास मिलेंगे, ठीक है, एक इनकम्प्लीट होगा, एक कंप्लीट सेंस वाला होगा। अपन कहें ना तो ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट यानी अधूरा सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस होता है। तो वही चीज यहाँ पे, लेकिन इनमें क्या है, इनमें शर्त कही जाती है। देखिए इनमें से एक भाग में, एक पार्ट में जो होगा शर्त वाला पार्ट, जिसमें शर्त लगाई जाएगी, ठीक है ना, शर्त वाला पार्ट, वो इफ या व्हेन से शुरू होगा, ठीक है, इफ या व्हेन से जो शुरू होगा ना वो शर्त वाला होगा, प्लस जो दूसरा है ना वो होगा रिजल्ट देने वाला पार्ट, रिजल्ट देने वाला पार्ट, ठीक है। यानी एक में तो शर्त बताई जाएगी, दूसरे में रिजल्ट। जिसमें शर्त बताई जाएगी वो वाला क्लास इफ या व्हेन से शुरू होगा। अब तीन कंडीशन है, एक ओपन कंडीशन होती है, खुली कंडीशन, यानी ये पूरी हो सकती है। जैसे इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पे इफ आया तो इफ वाला क्लास हुआ, इसमें तो शर्त लगाई गई। क्या शर्त रखी गई, यदि पढ़ते हो ना और रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम पास हो जाओगे। थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये बनता है, यदि इफ वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, यू रीड सब्जेक्ट साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे वाले पार्ट में विल और शैल आते हैं, मोस्ट ऑफ विल आता है। अच्छा, कई बार यहाँ पे प्रेजेंट टेंस भी आ जाता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, बट वो छोड़ो, वो डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपको बताया जा रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, थोड़ी मोटी मोटी जानकारी। देखिए व्हेन यू कम हेयर, जब तुम यहाँ आओगे, इफ के स्थान पे व्हेन भी आ सकता है, तब भी कंडीशन है। यू विल गेट अ सरप्राइज, तुमको एक सरप्राइज मिलेगा। तो देखिए व्हेन वाले पार्ट में एक शर्त रखी और रिजल्ट क्या है, तुमको एक सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, आप तो उस पे जाओ फॉर्मूला पे, यू सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। अब दूसरी कंडीशन आती है डाउटफुल कंडीशन। हम कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल होता है ये पूरी तरह से कपोल कल्पना पर आधारित है, यानी बिल्कुल काल्पनिक शर्त है जो पूरी नहीं होगी। जैसे देखिए इफ यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठोर परिश्रम किया होता, यू वुड पास, तुम पास हो गए होते। तो ना तो किया और ना पास हुआ। अब इफ क्लास में, इफ वाले भाग में सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरे वाले पार्ट में वुड आएगा। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल, यहाँ पे प्रेजेंट का हुआ पास्ट, तो विल का हो गया वुड। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। इफ यू वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। नेक्स्ट देखिए इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, ठीक है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे बोल दो, मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। तो मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड रूल, मैं शासन करता, ठीक है। इस तरह की, तो ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, पूरी तरह से काल्पनिक है, असंभव है। और हाँ, एक खास बात और देखिए, इनमें कई बार ऐसी शर्त भी होती है, मैं एक पक्षी होता, मैं राजा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हमेशा वर आएगा। जैसे यहाँ पे होता इफ ही वर आ, हाँ चलो इफ ही, इसी में रहने दो ना, इफ ही वर अ, यदि वह एक पक्षी होता तो ही वुड फ्लाई, वह आकाश में उड़ता। ही के साथ ही वर आया, आई के साथ ही वर आएगा, नहीं सब्जेक्ट कोई हो, सबके साथ वर आता है इस सेकंड वाली कंडीशनल सेंटेंस में। यदि हाइपोथेटिकल जो कल्पना है वो बिल्कुल ही असंभव हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपने पता लगा लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर क्या आएगा, वुड आएगा। तीसरी है क्लोज्ड कंडीशन, बिल्कुल ही बंद कंडीशन, यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट, पास्ट की बिल्कुल ही अपूर्ण कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल असंभव है। जैसे देखिए इफ यू हैड इन्वाइटेड मी, यदि आपने मुझे आमंत्रित किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी को अटेंड करता। ना तो आमंत्रित किया ना अटेंड किया। अपन को तो इसका देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आ रहा है कि यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दूसरे वाले क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। वुड है सब्जेक्ट कोई भी हो प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप नोट कर सकते हो, पहली वाली में ओपन में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इधर विल, इधर पास्ट इंडेफिनिट तो इधर वुड, इधर पास्ट परफेक्ट तो इधर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके होते हैं तीन कंडीशनल सेंटेंस। अब डिटेल में जाए तो चार होते हैं, एक जीरो कंडीशन और होती है, उसमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताया जाता है। तो साथियों ये थे 20 तरह के सेंटेंस, हमने एक ही वीडियो में देखे। देखिए मैं जिस चीज को ठान लेता हूं उसे कर लेता हूं। ऐसी आइडिया आया दिमाग में कि यार 20 तरह के सेंटेंस बच्चों को एक साथ दिखाओ। अगर एक ही वीडियो में मिलेंगे ना तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा हाँ यार चीजें जानी पहचानी सी है, एक साथ दिख रही है। जब अलग अलग देखते हैं, शुरू में बताया था ना, तो चीजें फिर स्लिप हो जाती हैं, बट एक साथ देखी तो मैं समझता हूं कि आपके माइंड में ये चीजें चली जाएंगी और कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा दिया डिटेल में, देखिए डिटेल कैसे हो सकता है एक वीडियो में, नहीं हो सकता ना। बस ये मेरे तरीके हैं, मैं चीजों को देखो, मैंने कहा ना ऐसे वैसे, कोई कैसे सीखे जैसे सीख जाए भैया। हाँ यदि किसी को डिटेल चाहिए तो मैं आपको फिर तीसरी बार कराऊं इस वीडियो में, महेश गुरुजी ऐप लॉन्च किया है, प्ले स्टोर पर है, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। देखिए बार बार क्यों कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वास्तव में इंग्लिश का बेसिक
कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हैं तो उनके लिए वो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, जो बहुत ज़्यादा नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब जिनको नहीं खरीदना है, जिनको यूट्यूब पे पढ़ना है, वेलकम है। देखिए आपके साथ खूब पसीना बहा रहा हूँ, थोड़ी सी अभी टेम्परेचर कम है, खैर बढ़ जाएगा फिर देखना पूरे पसीने में लथपथ हो जाऊंगा। ठीक है, वास्तव में मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूं, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।